नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर, जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे। तो उसी पेपर का जो एक और सम था, मतलब कि जो प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व करा था 2020 का, तो उसी के अंदर यहाँ पर एक और क्वेश्चन था आगे कि भाई आगे उसमें लिखा हुआ था कि प्रपोजल बी। तो प्रपोजल बी के अंदर इनिशियली जो कैपिटल थी वो कितने की कैपिटल है, 13,50,000 रुपये की कैपिटल है, 13,50,000 रुपीज़ की कैपिटल। सेवेज वैल्यू मतलब कि होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी, 1,00,000 रुपीज़ की स्क्रैप वैल्यू है। डेप्रीशिएशन ऑन दी स्ट्रेट लाइन बेसिस, ध्यान रखना है डेप्रीशिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, स्ट्रेट लाइन बेसिस से करने के लिए कहा गया है। एंड द एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, मतलब कि आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड अर्निंग, अर्निंग मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो भी प्रॉफिट दिया है ये आपका क्या देके रखा है, PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर से हम क्या करेंगे, आगे सम को सॉल्व करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ प्रपोजल ए सॉल्व किया था और आज हम लोग यहाँ पर क्या सॉल्व करने वाले, इसी का प्रपोजल बी। और उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद हमको इन दोनों के ऊपर से यहाँ पर मुझे कमेंट पास करना है कि मैं कौन सा, मतलब कि प्रपोजल ए या प्रपोजल बी, कौन सी वैल्यू को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। या तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैं बेस ले सकता हूँ या तो फिर मैं पीआई को बेस ले सकता हूँ। तो जिस तरीके से भी यहाँ पर मुझे बेस लेना होगा उस तरीके से बेस लेके मैं एक यहाँ पर इसके ऊपर एक कमेंट देंगे कि प्रपोजल ए इज़ बेस्ट या प्रपोजल बी इज़ बेस्ट। यहाँ पर आगे मुझे दे के रखा हुआ था मेरा कि इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 50% एंड प्रोजेक्ट का जो भी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट इज़ एन 12% COC। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आगे किस तरीके से सम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी होती है वर्किंग। तो हमारा सम ऑलवेज वर्किंग से ही शुरू होता है, तो आज भी हमारा सम वर्किंग से ही यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी मुझे कितना दे के रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मुझे परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी दे के रखा था 13,50,000 रुपीज़। तो 13,50,000 यहाँ पर मेरा परचेज प्राइस दे के रखा है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 13,50,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर कैश फ्लो की, तो यहाँ पर लास्ट ईयर कैश फ्लो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा। उसके बाद लिखा था सेल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 1,00,000 रुपीज़। वर्किंग कैपिटल नहीं दे के रखा है, डैश, इसका टोटल मैं बाद में करूँगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के लिए कॉस्ट, तो कॉस्ट मेरी ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेरा कितना है यहाँ पे 13,50,000 रुपीज़। तो वही 13,50,000 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या तो डायरेक्ट फार्मूला में भी हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 13,50,000 रुपीज़ प्लस एक्सपेंस, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है तो डैश, और लास्ट में स्क्रैप वैल्यू को मुझे क्या करना है, माइनस करना है, एंड होल डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब कि कितने साल के लिए ये पूरी प्रोसेस होने वाली है वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा था ये जो प्रोसेस है वो कितने साल के लिए होने वाली है, 5 साल के लिए। तो यहाँ पर इसको क्या करूँगा मैं, डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ पर 13,50,000 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2,50,000 रुपीज़। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा डेप्रीशिएशन। अब ये जो भी मुझे डेप्रीशिएशन मिला है ये मैं आगे प्रॉफिट की वर्किंग के साथ इसे सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे पहले लिखा जाएगा ईयर, मतलब कितने साल के लिए है। तो ये टोटल मेरा जो भी प्रॉफिट दे के रखा है मुझे वो टोटल 5 साल के लिए दे के रखा था, तो मैंने 5 साल ईयर लिख दिए। अब प्रॉफिट मुझे क्या क्या दे के रखा है यहाँ पे, तो 5,50,000, 650, 450, 550, 750। तो यहाँ पर यही की यही वैल्यूज़ को मैं लिख दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5,50,000, दूसरे में आ जाएगा मेरा 6,50,000, तीसरे में मेरा आ जाएगा 4,50,000, चौथे के अंदर मेरा आ जाएगा 5,50,000 और पाँचवें के अंदर मेरा आ जाएगा 7,50,000।
तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिख दिया है। प्रॉफिट लिखने के बाद बारी आती है हमारे डेप्रीशिएशन की। तो डेप्रीशिएशन मैंने अभी हाल ही फाइंड आउट करा, डेप्रीशिएशन कितना है मेरा 2,50,000 रुपीज़। और क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अभी आगे ही बताया कि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन था डेप्रीशिएशन इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन जो है वो ऑलवेज मेरा हर साल क्या रहेगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो ये जो डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिखा है वही डेप्रीशिएशन को मैं वापस से क्या करूँगा, पीछे भी लिख दूंगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे डेप्रीशिएशन वर्ड यूज़ होगा वहाँ वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब हर जगह पर मैं क्या लिखते जा रहा हूँ, 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़। अब उसके बाद बारी आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके से फाइंड आउट होता है, तो पीबीटी, मतलब कि इसमें से अगर मैं डेप्रीशिएशन को माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पीबीटी। तो 550 माइनस 2,50,000, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3,00,000 रुपीज़। अब उसके बाद सिमिलरली 650 माइनस 250, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 4,00,000 रुपीज़। 450 माइनस 250, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 2,00,000 रुपीज़। 450 माइनस 250, तो वापस से यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3,00,000 रुपीज़। और लास्ट में 750 माइनस 250, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में मेरा, 5,00,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर ये सारा मेरा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे मिल चुका है। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, टैक्स। तो टैक्स मेरा यहाँ पर कितना दे के रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली यहाँ पर मेंशन था। वापस से मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज 50%। तो यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ आई है इन सब का मुझे क्या करना है, यहाँ पर 50% करके टेक्स्ट में लिख देना है। और माइनस करने के बाद वही वैल्यू किस में आ जाएगी, मेरी पीएटी के अंदर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर 50% कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपीज़। तो उसके बाजू में भी कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपीज़। 2,00,000 का 50% 1,00,000 रुपीज़, तो बाजू में भी कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपीज़। 3,00,000 का 50% 1,50,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,50,000। 5,00,000 का 50% 2,50,000, तो बाजू में भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2,50,000। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करा मैंने, पीबीटी में से टेक्स्ट को माइनस करा, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या यहाँ पे पैट मिलता जाएगा। क्यों पैट मिलता जाएगा, बिकॉज ये 50% है। तो माइनस करने के बाद भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर सेम ही आती है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो भी आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो भी आया है, इसके अंदर डेप्रीशिएशन को क्या करूँगा, मैं प्लस कर दूंगा। तो इसके अंदर डेप्रीशिएशन को यहाँ पर प्लस करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, CF, मतलब कि कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के अंदर 150 प्लस 250, तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 4,00,000 रुपीज़। 2,00,000 प्लस 2,50,000, तो यहाँ पर आंसर मुझे कितना मिलेगा, 4,50,000। अब नेक्स्ट मेरा 1,00,000 प्लस 2,50,000, तो यहाँ पर आंसर मुझे कितना मिलेगा, 3,50,000। नेक्स्ट 1,50,000 प्लस 2,50,000, तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 4,00,000 रुपीज़। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 5,00,000 रुपीज़। बट आपको यहाँ पर 5,00,000 लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज कि लास्ट ईयर का कैश फ्लो की वर्किंग तो मैंने यहाँ पे करी है। तो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर कैश फ्लो में लिख दूंगा 5,00,000 रुपीज़ प्लस 1,00,000, इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 6,00,000 रुपीज़। और ये जो भी मेरा 6,00,000 रुपीज़ आया, ये 6,00,000 को मुझे क्या करना है, लास्ट ईयर के कैश फ्लो के अंदर वहाँ पे लिखना है। तो लास्ट ईयर के कैश फ्लो के अंदर यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी, 6,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,00,000 रुपीज़, और ये मैंने अलग पेन से इसीलिए लिखा है बिकॉज ध्यान रहे कि इसकी आगे वर्किंग थी। अब आगे हम बात करें तो पीवीएफ की। पीवीएफ के लिए हमने आगे जो भी पोर्शन सॉल्व करा है उसी के ऊपर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो भी मेरी आगे की वैल्यूज़ थी वो मैंने किस तरीके से ढूंढ सकता हूँ, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.12, और फिर मुझे इक्वल्स टू अगर मैं करते जाऊँगा तो वो वैल्यू क्या है, मुझे वहाँ पे मिलती रहेगी। और जो भी वैल्यूज़ मुझे मिलती जा रही है वो सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे नीचे लिखता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा पीवीएफ का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मेरे पीवीएफ के सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, तो मैंने वो सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत ही ध्यान से एंड एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ
PVCIF की वैल्यू लिखनी है। इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होने पे मुझे PVCIF मिलेगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कितना आएगा, 3,57,200, मतलब कि 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.893, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, तो 3,58,650 रुपीज़। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 712 मतलब 0.712, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा, 2,49,200। नेक्स्ट उसके बाद मेरा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.636, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा, 2,54,400। नेक्स्ट 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 567, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 3,40,200। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आ गई ये मेरी क्या आई है यहाँ पर, PVCIF। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PVCIF का यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टोटल। तो इसका टोटल कितना आएगा यहाँ पर, 15,59,650 रुपीज़। तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, PVCIF का टोटल मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो अब ये जो भी मुझे टोटल मिला है इसके ऊपर से मुझे क्या करना है, आगे की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं और किसी का टोटल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों, बिकॉज कि मुझे क्या चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये दोनों चीज़ मेरी जो भी मेरा PVCIF ढूंढा है उस पे से ही मुझे यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। तो फॉर्मूला के अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड PVCIF के। तो यहाँ पर PVCIF मेरा कितना आया अभी, 15,59,650। इसमें से मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 13,50,000 का था, जो मैंने सबसे आगे लिखा था। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा, 2,09,650 रुपीज़। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो ऊपर लिखा है वही की वही वैल्यूज़ को यहाँ पर मैं नीचे भी लिख दूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 1.16। तो ये जो भी मेरा PVCIF मतलब कि वैल्यू से मैंने यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट कर दिया है। अब फाइंड आउट करने के बाद वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इस पर मैं आपको एक कमेंट बताऊँगा। तो ये जो भी मैंने फाइंड आउट किया है ये कौन सा है, मेरा प्रपोजल बी। अब प्रपोजल ए के अंदर यहाँ पर मैं हाल फिलहाल के लिए PI को मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर बेस ले रहा हूँ, और इसके बेस पे से यहाँ पर मैं आपको कमेंट बताता हूँ। तो प्रपोजल ए का यहाँ पे PVCIF कितना था, 1.38। तो अब यहाँ पर प्रपोजल ए का PVCIF है, प्रपोजल बी का PVCIF यहाँ पे अवेलेबल है। अब इन दोनों की बेस पे से मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक कमेंट पास ऑन करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सूटेबल रहेगा। तो ध्यान रखना PVCIF क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, लोअर मतलब कि छोटा। तो जो भी PVCIF मेरा छोटा है वो प्रपोजल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि प्रपोजल बी इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ PI। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना रहता है, एक कमेंट पास ऑन करना रहता है कि PI के बेस पे से मैंने यहाँ पे प्रपोजल बी को जो है वो क्या करा है, सिलेक्ट करा है। तो यहाँ पर ये जो सम है मतलब कि पेपर का जो क्वेश्चन है इसके दोनों प्रपोजल ए और प्रपोजल बी दोनों यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। कमेंट भी पास कर दिया है मैंने कि मतलब कौन सा प्रपोजल मुझे सिलेक्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो पेपर का सम है वो होता है फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।